स्टूडेंट्स, आज अपन मैथमेटिकल फिजिक्स में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे बेलन का एंटन, टॉर्सन ऑफ सिलेंडर। और इससे पहले अपन कर चुके हैं पवासो अनुपात की सीमाएं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, जिसमें सिग्मा की जो वैल्यू है वो -1 से 0.5 के मध्य प्राप्त हुई थी। तो आज का अपना टॉपिक है बेलन का एंटन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बड़े मार्क्स के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी अपने एग्जाम के अंदर पूछता है। तो बेलन के एंटन के लिए देखो, एक अपने डायग्राम बनाया है। एक सिलेंडर लिया है अपने, एक बेलनाकार आकृति ली है। इस बेलन का ऊपरी सिरा है वो दृढ़ता से कसा हुआ है। और विशेष ध्यान क्या रखना है कि इस चैप्टर में जो भी अपन वस्तु लेते हैं वो प्रत्यास्थ है, इलास्टिसिटी है, यानी प्रत्यास्थता का गुण है उसके अंदर। तो अपन इस सिलेंडर के यानी बेलन के ऊपरी सिरे को दृढ़ता से कस दें और नीचे वाले सिरे के ऊपर अपने स्पर्शी बल लगाएं, तो इसमें विकृति उत्पन्न होगी, या इस बेलन के अंदर अपन बोल सकते हैं कि अपरूपणता का गुण आ जाएगा। और ये जो स्पर्शी बल है अपन हटा लेंगे तो ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि वस्तु जो सिलेंडर अपन ने लिया है, बेलनाकार वस्तु जो ली है वो प्रत्यास्थ है अपने आप में। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि माना किसी बेलन का ऊपरी सिरा, किसी बेलन का ऊपरी सिरा दृढ़ता से कसा हुआ है तथा निचले सिरे पर एक स्पर्शी बल, निचले सिरे पर एक स्पर्शी बल लगाया जाता है, जिससे बेलन अपरूपण स्थिति में आ जाता है। कोई बेलन है अपने पास, उस बेलन का ऊपरी सिरा दृढ़ता से कसा हुआ है और नीचे के सिरे के ऊपर एक स्पर्शी बल लगाया जाता है, यहां लगाया जाता है, जिससे जो इसकी अक्ष है यहां O से लेके O', ये एक्स अब नई स्थिति प्राप्त करेगी O। ये देखो O', ये अपने पास एक्स थी। अब इसके ऊपर बल लगाया, तो बल लगाएंगे तो अपरूपण की स्थिति में आएगा, नीचे टेढ़ा हो जाएगा। तो ये B से स्थिति कहां चली जाएगी, B' पर। एक पोजीशन प्रारंभिक स्थिति ये है। अब इस पे अपन ने स्पर्शी बल लगाया, तो यहां पर स्पर्शी बल की वजह से इसमें अपरूपण आ गया, यानी B पॉइंट है वो खिसक के कहां चला गया, B' पे चला गया। ये विस्थापन आ गया इसमें, और ये इनके बीच का जो कोण है वो अपन ने मान लिया थीटा है अपने पास, ठीक है। तो अपन ने इसके ऊपर बल लगाया है, जिससे बेलन है वो अपरूपण की स्थिति में आ जाता है। अब देखो, अपन बाहर की तरफ से, अपनी तरफ से जो बल लगाएंगे वो है प्रत्यानयन बल, बल आघूर्ण। ये क्या है, टो बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण की विपरीत दिशा में जो लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि वस्तु है प्रत्यास्थ, तो विपरीत दिशा में जो लगेगा वो होगा प्रत्यानयन बल आघूर्ण। जैसे किसी वस्तु के ऊपर अपन बल लगाते हैं तो बल की विपरीत लगता है प्रत्यानयन बल। यहां पर बल आघूर्ण टो लगाया है तो बल आघूर्ण की विपरीत लगेगा प्रत्यानयन बल आघूर्ण। और संतुलन की अवस्था में बल आघूर्ण और प्रत्यानयन बल आघूर्ण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब विशेष बात इसके अंदर क्या है, इसमें अपन ने दो डायग्राम बनाए। एक इसकी काल्पनिक अक्ष है O', ये इस प्रकार की शेप, और इसकी रेडियस, इसकी ये जो पोजीशन है O से A तक, ये यदि R है, तो इस वर्गाकार, आयताकार जो शेप है ये वाली O', A, B,
इसको आप ओपन करोगे, जैसे ये आयत है, इसको ओपन करोगे तो एक लेयर निकलेगी बाहर, ये लेयर, ये ए बी सी डी। ये अगर आर है तो उसकी जो जैसे बेलन है, इस बेलन को यहां से मैं काट के इसको अगर ओपन करूं तो सामने वर्त ये जो आयत खुलेगा। ठीक है, जैसे कोई भी आप अपने माइंड में एक डायग्राम को सेट कीजिए सिलेंडर को, और सिलेंडर के अपने एक सिरे को काट कर अगर उसको ओपन करेंगे तो वो बनेगा आयत। तो उस आयत की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। यहां से लेके यहां तक क्या है, ये 2 पाई आर। इसको ओपन कर दिया तो ये सिंगल स्ट्रेट लाइन में हो गया, अब ये हो गया 2 पाई आर। यहां का एंगल है वो फाई है, और इस बेलन की जो लंबाई है वो एल है। तो इसके लिए यहां का कोण फाई है, यहां का कोण थीटा है, ये वाला कोण जो फाई है वो ये है, जैसे बी और बी डैश के बीच का कोण ये, और यहां बीच में जो कोण खुलेगा, जैसे बी और बी डैश के बीच का कोण फाई है, जिसे अपरूपण कोण फाई कहेंगे, और बी और बी डैश के बीच का जो कोण है वो थीटा है। तो सबसे पहले अपन बी बी डैश की वैल्यू निकालें। एक तो इस डायग्राम से यहां का एंगल थीटा है, और एक इस डायग्राम से बी बी डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। देखो, या कोण निकाल लें। दो कोण है अपने पास, एक अपरूपण कोण फाई है, एक कोण यहां का कितना है, थीटा है। तो फाई यहां से देखो आप इस डायग्राम में फाई निकालेंगे तो यहां से फाई कितना आएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, और यह आधार है, ये कर्ण है। तो साइन फाई निकाले, साइन फाई को लगभग अपन फाई लिखते हैं अगर ये एंगल छोटा है तो। यहां से सबसे पहले मैं वैल्यू निकालता हूं साइन फाई। साइन फाई क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, बी बी डैश, बटा कर्ण कितना है इसका, एल। बी बी डैश अपॉन एल। और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन फाई को लगभग फाई लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट थीटा, यानी साइन थीटा को लगभग बराबर लिखते हैं थीटा के। तो फाई बराबर बी बी डैश अपॉन एल। देन दिस इंप्लाइज, यहीं से अपन कर लेते हैं, देन दिस इंप्लाइज बी बी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, बी बी डैश बराबर फाई इंटू एल, फाई इंटू एल। इसको दे देते हैं अपना समीकरण नंबर 1। यहां से देखो फाई की वैल्यू निकालिए, यहां से अपनी इस त्रिभुज से थीटा की वैल्यू निकालिए। अपन थीटा की वैल्यू निकालें, देखो यहां से लेके यहां तक ये आर है, इसको अपन एक्स मान ले। ये जो बेलन की मोटाई है, ये वाली मोटाई, ये है डीएक्स, और यहां से लेके यहां तक एक्स है, यहां से लेके यहां तक आर है, और ये बीच का एंगल थीटा है। तो यहां से बी बी डैश अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, एक तो बी बी डैश इस डायग्राम से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, यहां से बी बी डैश अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, एंगल है थीटा, और यहां से एक लेके यहां तक की दूरी कितनी है, एक्स है, ये वाली दूरी यहां से लेके यहां तक। तो बी बी डैश बराबर एक्स इंटू थीटा। जैसे यहां पर फाई इंटू एल आया है, फाई की जगह एंगल कौन है, थीटा, और लंबाई एल, यहां एल थी लंबाई इसकी पूरी, यहां पर लंबाई की जगह क्या है, एक्स है ये लंबाई। तो यहां से बी बी डैश बराबर कितना आ गया, एक्स इंटू थीटा। इसको दे देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब अपन समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं, दोनों क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्योंकि समीकरण 1 में भी किसकी वैल्यू है, बी बी डैश की, और समीकरण 2 में भी किसकी है, बी बी डैश की। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो फाई एल, क्योंकि एलएचएस बराबर है दोनों के, तो आरएचएस फाई एल बराबर होगा किसके, एक्स इंटू थीटा के। ठीक है, और यहां से अपरूपण निकालें अपन, अपरूपण विकृति है जो फाई की वैल्यू अपन निकालें, तो यहां से फाई अपने को कितना मिलेगा, फाई बराबर ये एल गुणा में भाग में चला जाएगा, ये हो जाएगा एक्स थीटा अपॉन एल। ये है अपने पास समीकरण नंबर 3। ये अपने पास आ गए समीकरण नंबर 3 तक।
इसके बाद में देखिए समीकरण 3 अपन ने फाई निकाल लिया। अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक निकालते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं अपरूपण, यानी बेलन के अंदर अपन ने सपर्शी बल लगाया बेलन के ऊपर, ऊपरी सिरा जो है वो दृढ़ता से कसा हुआ है, तो इसमें अपरूपण आएगा। तो अतः अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको किससे लिखते हैं, ईटा से। और अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है? अब प्रत्यास्थ गुणांक कौन सा भी हो, प्रतिबल बट्टा विकृति का अनुपात होता है। तो अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल और बट्टा अपरूपण विकृति। अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक क्या होगा? अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति, क्योंकि प्रतिबल बटा विकृति प्रत्यास्थ गुणांक होता है। यहां से अपरूपण प्रतिबल का मान कितना आएगा? देन दिस इंप्लाइज अपरूपण प्रतिबल बराबर ये ईटा और ये भाग में अपरूपण विकृति आ जाएगी गुणा में, और अपरूपण विकृति को अपने किससे लिखते हैं? फाई से। ठीक है, अपरूपण गुणांक ईटा ऐसा का ऐसा, ये भाग में अपरूपण विकृति जिसको फाई से लिखते हैं इंटू फाई। अब अपरूपण प्रतिबल जो आया ईटा इंटू फाई, और फाई की वैल्यू समीकरण 3 में है अपने पास। तो अपन यहां से अपरूपण प्रतिबल बराबर ईटा, और फाई की वैल्यू क्या है? एक्स थीटा अपॉन एल। ये अपने पास क्या आ गया? अपरूपण प्रतिबल। अपने को निकालना क्या है? देखो, अपने को निकालना यह है कि इस बेलन के एक सिरे को दृढ़ता से अपन ने कस दिया। इसके नीचे वाले बेलन के 2 आधार होते हैं, तो ऊपरी आधार एक नीचे का आधार। ऊपरी आधार तो स्थिर है, नीचे के आधार के ऊपर अपन ने सपर्शी बल लगाया है, और बल नहीं लगाया, बल आघूर्ण लगाया है, और वो बल आघूर्ण निकालना है। और वो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो सबसे पहले अपन इसका चेक करेंगे कि अपन ने जो बल लगाया है, सपर्शी प्रतिबल या सपर्शी बल जो लगाया है वो कितना लगाया है, क्योंकि बल और बलों के बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी है वो एक्स है। यहां से यहां की दूरी अपन ने एक्स मान रखी है। तो बल आघूर्ण जो अपन निकालते हैं फॉर्मूले से, बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एक्स, बट अपने को फाइंड करना होगा पहले बल। तो बल तक अपने को पहुंचना है। तो बल तक अपन कैसे पहुंचेंगे? देखो, किसके ऊपर बल लगा है? बेलन के नीचे का जो आधार है उसके ऊपर बल लगा है। तो सबसे पहले बेलन के नीचे का आधार निकाले अपन, आधार का क्षेत्रफल निकाले। क्षेत्रफल ये परिधि हो गई इसकी 2πr, और इंटू इसको अपन इसकी मोटाई से गुणा करते हैं। इसकी मोटाई कितनी है? dx। तो इस बेलन का क्या आ जाएगा? आधार का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ये क्यों निकाल रहे हैं आपको पता चल जाएगा। देखो, क्योंकि अपन बल तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना? बेलन के आधार का क्षेत्रफल, इसकी परिधि, अगर r त्रिज्या का है ये, तो इसकी परिधि 2πr, परिधि गुणा मोटाई, और मोटाई इतनी, इसकी कितनी है? dx। तो ये क्या आ गया? बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब एक फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दुनिया का कोई भी प्रतिबल हो वो क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, F अपॉन E। तो प्रतिबल को अपन लिखें तो वो क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्षेत्रफल क्यों निकाला है? बल निकालने के लिए। और यहां से बल कितना आएगा? बल बराबर प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल। प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल। अब देखिए, प्रतिबल कौन सा है?
ये प्रतिबल बेलन में क्या हुआ, अपरूपण विकृति उत्पन्न हुई। अपरूपण के कारण जो बल लगता है वो अपरूपण प्रतिबल है। ये प्रतिबल कौन सा प्रतिबल है, अपरूपण प्रतिबल, ईटा एक्स थीटा अपॉन एल, और इनटू क्षेत्रफल अपन ने यहां से निकाल दिया। तो यहां से बल बराबर कितना आएगा, प्रतिबल कितना है, ईटा एक्स थीटा अपॉन एल, और इंटू बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है 2 पाई, और ये आर नहीं हुई, 2 पाई एक्स है, 2 पाई एक्स, तो 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। ये बेलन के ऊपर लगने वाला बल अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये अपना आ गया बल, और बल के बाद में अपन देखते हैं बल आघूर्ण कितना होगा, क्योंकि अपन ने इसके ऊपर बल नहीं लगाया है, बल आघूर्ण लगाया है। और बल आघूर्ण को आप छोटी क्लासेस में पढ़ते ही हो, बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी। बिल्कुल इजी टॉपिक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। लेकिन यानी अपन ने बल कैसे कैलकुलेट किया, बल की अपने को क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि अपने को बल आघूर्ण चाहिए। अतः बेलन पर कार्यरत स्पर्शी बल ले लगाया अपन ने, बल आघूर्ण, स्पर्शी बल आघूर्ण, और उसको अपन लिखते हैं डिटो। ये डिटो अल्पांश बल आघूर्ण है। कुल के लिए अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी, यानी टॉर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लंबवत दूरी इस एक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से डिटो बराबर बल कितना है, ईटा एक्स थीटा अपॉन एल इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स, और गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी x, दिस इज x। तो यहां से डिटो बराबर कितना आ गया, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं अपन। x कितने हो गए, देखो एक x ये है, एक x ये है, एक x ये है, x क्यूब हो गया, और बाकी ईटा, या इसको लिखते हैं अपन 2, पहले लिखते हैं 2 ईटा, फिर पाई, फिर थीटा, और ये हो गया x क्यूब इंटू डी एक्स अपॉन एल। कुल बल आघूर्ण के लिए अपन क्या करें, कुल बल आघूर्ण के लिए अपन इसका इंटीग्रेशन करें। तो बेलन पर कार्यरत कुल बल आघूर्ण, कुल बल आघूर्ण के लिए इसका इंटीग्रेशन करें। तो डिटो का समाकलन क्या आएगा, टो इक्वल्स टू ये 2 ईटा पाई थीटा अपॉन एल, कांस्टेंट क्योंकि एक्स डीएक्स के रेस्पेक्ट में हुआ, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डीएक्स। और ये एक्स की लिमिट कहां से कहां तक जा सकती है, अगर इसकी बेलन की पूरी की रेडियस अपन आर मान लें तो 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, आर तक जाएगा। आर क्या है, इस बेलन की रेडियस। देन दिस इंप्लाइज टो इक्वल्स टू 2 ईटा पाई थीटा अपॉन एल, और इंटू एक्स क्यूब का समाकलन क्या होगा, एक्स की पावर 4 अपॉन 4, और इसकी लिमिट है 0 टू आर। इससे आगे देखिए, देन दिस इंप्लाइज टो इक्वल्स टू ये 2 ईटा पाई थीटा अपॉन एल, ऐसा कैसा, और अपॉन में ये 4 है, ये भी बाहर निकाल लेते हैं अपन। इसकी लिमिट खोलेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह आर लिखेंगे, फिर आर माइनस 0, यानी इसको क्या लिखेंगे, आर, इसकी पावर 4 है तो आर की पावर 4 माइनस 0। ये 2 से ये कैंसिल 2, और ये फाइनली वी गेट टो इक्वल्स टू ईटा पाई थीटा अपॉन 2l,
और इंटू आर की पावर 4, ये बचेगा ना, ईटा पाई आर की पावर 4 और अपॉन 2l। एक देखो टो अपॉन थीटा, अगर यहां से अपन निकाल लें टो और अपॉन में थीटा, तो टो अपॉन थीटा क्या बचेगा, ईटा पाई आर की पावर 4 अपॉन 2l। टो अपॉन थीटा, टो अपॉन थीटा छोटी क्लासेज में पढ़ते हैं अपन, इसको लिखते हैं सी से। तो टो अपॉन थीटा बराबर क्या होता है अपना, सी होता है, और सी है नियतांक, क्योंकि टो अपॉन थीटा के इक्वल में जो भी वैल्यू हो वो कांस्टेंट है। ईटा कांस्टेंट होगा, पाई कांस्टेंट होगा, आर की वैल्यू कांस्टेंट होगी, एल की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इस सी को अपन क्या बोलते हैं, छोटी क्लासेस में 11th में अपन ने पढ़ा है, ये सी कहलाता है बेलन की मरोड़ी दृढ़ता। वेयर सी इक्वल्स टू, क्या लिखा अपन ने, सी किसको लिखा, टो अपॉन थीटा की जगह टो अपॉन थीटा, सी किसको लिखा है, ईटा पाई आर की पावर 4 अपॉन 2l, बेलन की मरोड़ी दृढ़ता यानी टॉर्सन रिजिडिटी कहलाता है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बेलन की मरोड़ी दृढ़ता। तो ये है अपना, तो बेलन को ऐंठने के लिए किया गया कार्य भी अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास बल आघूर्ण आ गया, टो इक्वल्स टू, इसको आप नेक्स्ट इक्वेशन दे सकते हो 4, ठीक है। और यहां पर अपने पास बल आघूर्ण आ गया, तो बल आघूर्ण आने के बाद में अपन जैसे बल आ जाता है तो कार्य भी निकाल सकते हैं, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, और ऐसे ही बल आघूर्ण आ गया तो अपन इस पर किया गया कार्य निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा बल आघूर्ण गुणा इसका कोणीय विस्थापन। तो बेलन को ऐंठने में किया गया कार्य अपन निकाल सकते हैं, ये और निकाल लेते हैं अपन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखो। अतः बेलन को ऐंठने के लिए किया गया कार्य बराबर अपन निकालें तो डी डब्ल्यू बराबर टो इंटू डी थीटा, क्योंकि डी डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू डी एक्स। तो एफ नहीं आएगा, बल आएगा तो विस्थापन आएगा, बल आघूर्ण आएगा तो कोणीय विस्थापन डी थीटा आएगा। तो डी डब्ल्यू बराबर टो अपन निकाल चुके हैं, इसका टो समीकरण नंबर 4 में कितना है, ईटा पाई थीटा आर की पावर 4 अपॉन 2l इंटू डी थीटा, और किया गया कुल कार्य निकालेंगे तो कुल के लिए इसका अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू, ये ईटा पाई थीटा अपॉन ईटा पाई आर की पावर 4 अपॉन 2l और इंटू थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन, थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा स्क्वेयर बाय 2, तो ये हो जाएगा 4 तो यहां से इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। इसको यहां अपन क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। देखो सोल्व करेंगे, ये डब्ल्यू आ गया अपने पास, तो इस डब्ल्यू को थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं अपन, डब्ल्यू बराबर ये हो गया ईटा पाई आर की पावर 4 थीटा स्क्वेयर अपॉन ये 2 इंटू 2 हो गया 4 और एल। तो ये बेलन को ऐंठने में किया गया कार्य है। इसको नेक्स्ट इक्वेशन दे सकते हो आप 5, जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो तो ये था बेलन का ऐंठन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो बल आघूर्ण था, जो इक्वेशन नंबर 4 में था, और फिर है बेलन को ऐंठने में किया गया कार्य। ठीक है, अगर बेलन ने अपन ने यहां लिया खोखला, अगर आप बेलन ठोस लोगे तो ठोस बेलन के लिए बल आघूर्ण जो बनेगा वो इसकी लिमिट क्या होगी, क्योंकि ठोस बेलन की 2 त्रिज्याएं होती हैं, आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या। तो ठोस के लिए मैं आपको और बताता हूं। देखो इसी को केस को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं अपन, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से नई कंडीशन अपन लगाते हैं, यदि
ठोस बेलन की आंतरिक व बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हो तब टो बराबर, यहां से करते हैं, देखो इसका इंटीग्रेशन फिर अपने को कैसे, लिमिट में लिमिट चेंज हो जाएगी, 2 ईटा, लिमिट चेंज हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी 2 ईटा पाई थीटा अपॉन एल इंटीग्रेशन R1 से क्या हो जाएगा R2। क्योंकि देखो खोखले गोलन की केंद्र से लेके अपन चलेंगे तो R त्रिज्या तक पहुंचोगे, लेकिन ठोस में केंद्र से लेके एक बार आंतरिक त्रिज्या R1 फिर बाह्य त्रिज्या R2। तो यहां से एक्स क्यूब और dx, और इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं इसका। तो इसका इंटीग्रेशन अपन करेंगे तो ये आ जाएगा टो इक्वल्स टू 2 ईटा पाई थीटा अपॉन एल, और इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन 4, और ये लिमिट हो जाएगी R1 से R2, 4 आ जाएगा बाहर, देन दिस इंप्लाइज टो इक्वल्स टू 2 ईटा पाई थीटा अपॉन 4l इंटू अपर लिमिट R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4, और ये 2 से 2 कैंसिल, यहां नीचे 2 बच जाएगा। फाइनली वी गेट टो इक्वल्स टू ईटा पाई थीटा अपॉन 2l इंटू R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4। तो ये ठोस बेलन को ऐंठने में कार्यरत बल आघूर्ण है। यहां तक अपने को टॉपिक करना है, 5 मार्क्स में एग्जाम में आता है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो, बाकी इसके बेस के ऊपर ही नेक्स्ट टॉपिक होंगे, और इससे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल है वो यूनिट कंप्लीट होने के बाद में डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम जो भी है आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं।